तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती पर किसान का अनुभव। बाजरा की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण। दुधारू पशुओं में अफरा की समस्या एवं उसका समाधान। फूलों की खेती के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे प्रदेश में अधिकतर किसान गेंदा, झरभेरा, गुलाब, कार्नेशन इत्यादि की खेती करके काफी मुनाफा कमाते हैं और पॉली हाउस में खेती करना उसके लिए और भी लाभदायक हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के प्रगतिशील किसान विकास ठाकुर ने पॉली हाउस में कार्नेशन की फसल लगाकर हर वर्ष 3 लाख रुपए का मुनाफा प्राप्त किया है। तो आइए जानते हैं कार्नेशन फूल की खेती करते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ अन्नदाता कार्यक्रम में एक बहुत ही प्रगतिशील और उन्नतशील किसान विकास ठाकुर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कि अपने खेतों में पॉली हाउस लगाकर कार्नेशन की फूलों की खेती की है और बहुत ही अच्छी जो आमदनी वो इससे कमा रहे हैं। अगर हम बात करें प्लांटेशन की, जिस समय ये पौधा लगाया जाता है तो उचित समय क्या होना चाहिए? सर्दियों में इसका बेटर टाइम है। सर्दियों में लगाओ, सर्दियों में मतलब इसके जो प्लांट है वो मरेंगे नहीं और सर्दियों में इसका सही प्लांटेशन का समय है। सर्दियों में लगाना चाहिए। और अगर हम बात करें जो पौधा लगाने से पहले अगर जैसे बेडिंग इसकी की जाती है, या इसके लिए आप क्या बता रहे हैं? इसकी जो बेडिंग होगी वो आधा फुट ऊपर होनी चाहिए और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 फुट की होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच की होनी चाहिए। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहाँ तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद
बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। और अगर हम बात करें जब ये थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाता है तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जब इसकी प्लांटेशन होती है तो इसमें ड्रंचिंग होती है 3-4 दिन बाद, डाइथिन और बेबिस्टिन की। ड्रंचिंग के बाद इसके मतलब 25 दिन बाद, 25 से 30 दिन मतलब महीने बाद इसकी पिंचिंग होती है। ऊपर से इसको तोड़ देते हैं, इसकी 5 या 6 इसकी गंठे रखते हैं जहाँ से वो नए शूट आएंगे, और उसके बाद इसमें नेट वगैरह लगते हैं। नेट लगता है। तो अगर हम तापमान की बात करें तो कितना मैक्सिमम या मिनिमम इसके लिए तापमान निर्धारित रहता है? टेम्परेचर इसको 25 से 30 तक नॉर्मल है, 25 से 30 तक का रहे तो इसके लिए सही है। कितने समय बाद जो पौधा है ये हमारा बन जाता है, और एक पौधे से हम कितने स्टिक्स निकाल लेते हैं और कितनी बार इसका हम तुड़ान कर सकते हैं? ऐसे तो इसकी जो कार्नेशन है ये 3 साल चलता है। अगर इसकी सही ग्रोथ हो और सही इसका शूट आए तो हम इसको 3 साल चला सकते हैं, 3 से 4 साल भी चला सकते हैं। और इसके शूट नहीं सही आए और प्लांट मर जाते हैं तो ये 1 साल 1.5 साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। सिंचाई के लिए इसमें ड्रिप लगे हैं। ड्रिप हमें मतलब 2 से तीसरे दिन दे देना चाहिए, और हफ्ते 10 दिन में इसमें ऊपर से पानी देना चाहिए। इसके लिए आप या स्प्रिंकलर लगा सकते हैं या कुछ भी मतलब फॉगर ले सकते हैं। इसको मतलब प्लांट को धोना चाहिए बस, इससे मतलब प्लांट फ्रेश हो जाएगा एकदम से। और जब पौधा तैयार हो जाता है तो हमें कौन सी ऐसी स्टेज है जिस समय हमें लगता है कि ये हमें इस समय इसको पौधे को निकाल लेना चाहिए? फूल जब ये निकलने लगता है इस स्टेज में तो ये ब्रश कटिंग है इसकी, तो ये इस टाइम निकलने के लिए तैयार है। और जैसे ये मार्केट में जाएगा तो ये इस तरह का पूरा खिल जाएगा, इससे भी पूरा खिल जाएगा। तो जब हम इसको ब्रश स्टेज पर निकाल लेते हैं तो उस समय कोई हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्या? नहीं, इससे बस ब्रश निकालने के बाद इसे पैकिंग करना चाहिए। पैकिंग के बाद इसको पानी में रखना चाहिए और जल्द से जल्द इसको मार्केट में दे देना चाहिए, बस इसका यही है। तो अगर इसकी लाइफ की हम बात करें तो पैकिंग के बाद इसकी कितनी लाइफ रहती है? इसकी लाइफ 15 से 20 दिन तक है अगर सर्दियों में। बाकी अगर गर्मियों में रखना तो 8 से 10 दिन 15 दिन आराम से रह जाता है। जब फूल तैयार हो जाता है, ब्रश कटिंग में हो जाता है, तो इसकी कटिंग के लिए खास बात का ध्यान रखना चाहिए। जब इसका पहला फ्लैश आता है तो इसकी 3 या 4 गांठ से कटिंग करनी चाहिए, और दूसरा तीसरा फ्लैश आता है तो उसके लिए 1 गांठ छोड़नी चाहिए। इसका एक खास ध्यान रखना चाहिए। इसकी जो लागत है, जब हमने लगाया था तो ये इसके फ्लैश निकलते हैं 4 महीने में इसमें फ्लैश तैयार हो जाता है। तो 4 महीने में हमने इसकी जो लगा था वो पूरा कर लिया था। उसके बाद हमें 1.5 साल हो गया और तब से लेकर हम इसमें मुनाफा कमा रहे हैं, और आज तक चला है 1.5 साल हो गया है। अभी आगे ये 1.5 साल, 2 साल, अब 3 साल, जितने साल भी चलेगा इसे हम अब मुनाफा ही कमाएंगे। तो मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो अगर हम हर 3 महीने या 6 महीने का अंतराल लें तो इतने अंतराल में आप एक पॉली हाउस से कितना की मुनाफा कमा लेते हैं? 6 महीने में अगर लागत लगे तो 500 स्क्वायर मीटर से हम 6 महीने में लगभग 1.5 से 2 लाख तक का आराम से कमा सकते हैं। साल अब लगा लो, साल में हम इसमें मतलब 3 लाख तक कमा सकते हैं 500 स्क्वायर मीटर। बाजरा की खेती हमारे प्रदेश में व्यापक क्षेत्रफल में की जाती है, लेकिन बाजरा की फसल में इस समय कई तरह के रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसके कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें इन रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर सिंह। बाजरा ही मुख्य स्रोत है जो खाने के काम में लिया जाता है, और उसका फोडर पशुओं के चारे के रूप में काम में लिया जाता है। किसान बाजरे की फसल उगाता है, सब कुछ करता है, प्रॉपर उसको सही उत्पादन नहीं मिल पाता है। उसके मुख्य कारण ये हैं कि उसमें भी रोग लगते हैं। रोगों का यदि आप प्रॉपर निदान नहीं करोगे तो आपकी फसल की उत्पादकता में कमी आ जाएगी। इसके मुख्य रोग हैं, तुलासीता रोग है, गूंदिया रोग है जिसको चेपा रोग भी कहते हैं, तीसरा है कंडवा रोग। तुलासीता रोग है जिसको जोगिया रोग भी बोलते हैं, हरित वाली रोग भी बोलते हैं। ये रोग एक फफूंद के द्वारा फैलता है जिसका नाम स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है,
जब जुलाई में अपन बाजरे की बुआई करते हैं तो उसके 25 या 35 दिन बाद में इस रोग का फैलाव शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा ये रोग सबसे पहले पौधे की पत्तियों के निचली सतह पे भूरे हल्के क्रीम रंग की कॉटन जैसी फफूंद नीचे की तरफ दिखाई देती है और ऊपर से बाजरे की पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं और बाजरे की ग्रोथ जो वृद्धि है वो रुक जाती है और धीरे धीरे पौधे की बढ़वार और उसकी जो भी हरापन है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। यदि बाजरा बड़ा होता है तो इसको कोडिया रोग भी कहते हैं। बीच बीच में इसमें ऐंठपन भी आ जाती हैं और आपने देखा होगा जब बाजरे में सीटे निकलते हैं उस दौरान बाजरे में सीटे में दाने की जगह छोटी छोटी पत्तियानुमा आकृति बनने लग जाती है। कई बार आधे सीटे में पत्तियानुमा आकृति निकलती है या कई बार पूरा का पूरा सीटा पत्तियों के रूप में बदल जाता है। इसका मुख्य कारण है कि इसका रोग का फैलाव बीज के द्वारा भी होता है, जमीन में जो मिट्टी है इसके द्वारा भी होता है, मिट्टी में भी इसके जीवाणु रहते हैं और हवा के द्वारा भी इसका फैलाव होता है। तो किसान भाइयों, सबसे मुख्य बात यह है कि इसका प्रबंध करने के लिए अपने को गर्मियों में इसकी गहरी जुताई करें, रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करें, बीजों को गर्मी के अंदर धूप में सुखा करके फफूंद को यदि बीज के ऊपर है या बीज के अंदर है उसको भी नष्ट कर सकते हैं। और तीसरा इसका मुख्य उपाय है कि बीज उपचार भी अपन करके बुआई कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए 6 ग्राम एप्रोन SD 35 प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके इसकी बुआई करें। यदि खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखाई दें तो 2 किलो मैनकोजेब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा रोग है जिसको चेपा या गूंदिया रोग भी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको अर्गट रोग भी कहते हैं। आपने देखा होगा अगस्त या सितंबर के महीने में जब मौसम में तापमान बढ़ रहा हो, बादल आसमान में छाए हों, कभी कभी बूंदाबांदी हो, तो इस रोग का फैलाव शुरू हो जाता है। इस रोग से आपने देखा होगा कि सुनहरे कलर की अपने शहद जैसी बूंदें सीटों से टपकने लग जाती हैं और धीरे धीरे इस रोग का फैलाव शुरू हो जाता है। दाने इसमें कम बनते हैं, फिर धीरे धीरे ये बूंदें हल्के भूरे व काले रंग की होने लग जाती हैं और फिर ये कठिन हो जाती हैं और ये बड़ी हानिकारक हैं क्योंकि ये एल्कलॉइड होता है और ये नस्ल आता है तो पशु या आदमी खाने के लिए भी बड़ा हानिकारक है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको रोकने के लिए सबसे मुख्य रूप से ये है, जिन खेतों में आप बाजरे की बुआई कर रहे हो उसके आसपास पहले सीटे नहीं निकले हुए हों क्योंकि ये गोंद चरी वाले बाजरे पे भी आ जाता है। दूसरा एक अंजन ग्रास होता है, अंजन ग्रास के अंदर भी इस गोंद का प्रकोप होता है, वहाँ से भी ये हवा के द्वारा या कीटों के द्वारा इस रोग का फैलाव बाजरे में उस जगह भी अपने मुख्य क्रॉप में भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि उस दौरान चीफर बीटल और ब्लिस्टर बीटल होती हैं जो बाजरे के सीटों पे आती है। उस दौरान यदि गूंद आया हुआ है या चेपा आया हुआ है तो उनकी टांगों के चिपक करके दूसरे सीटों पे चला जाता है, तीसरों पे चला जाता है, तो इस रोग का फैलाव का काम ये कारक करते हैं। इसलिए चीफर बीटल ब्लिस्टर बीटल को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। खेतों में चरी बो रखी है तो उसमें सीटें नहीं निकल दें। तीसरे आसपास अंजन ग्रास है यदि उसको भी नष्ट कर दें कि यदि फिर भी रोग का प्रकोप हो रहा हो तो आप 2 किलो मैनकोजेब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके इसका छिड़काव करें और 15 दिन के अंतराल पर इसको दोबारा दोहराएं। तीसरा रोग है जो कंडुआ रोग है। आपने देखा होगा कि बाजरे की फसल जब पकने की स्थिति में आती है या उस समय दाने बाजरे की सीटों में बनते हैं, उस समय दानों की जगह काला काला पाउडर, काले काले कोए या काला काला पाउडर बन जाता है। उस समय यदि इस तरह की स्थिति हो तो आप इसी दवा का प्रयोग कर सकते हैं और बीज उपचारित करके बो सकते हैं। और गर्मी के महीने में बीज को सोलर हीट, कहने का मतलब सूर्य की धूप से उसको अच्छी तरह सुखा करके और बीज रोग रहित करके उसको बुआई कर सकते हैं और फसल चक्र अपना सकते हैं
और रोगरोधी किस्मों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे HHB 67 है, RHB 121 है, राज 171 है। ये मुख्य रूप से ICMS 356 है। ये इन रोगों से रोगरोधी किस्में हैं, इनको अपना करके आप इन रोगों से बच सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत। थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। हरियाणा में कपास व नरमा की फसल में इन दिनों सफेद मक्खी से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। मच्छर जैसी दिखने वाली सफेद मक्खी का प्रकोप हिसार, फतेहाबाद, सिरसा व जींद जिले में काफी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर तो कपास व नरमा की फसल सफेद मक्खी के कारण इस कदर खराब हो गई है कि निराश किसानों को ट्रैक्टर चलाकर खून पसीने से लगाई गई फसल को नष्ट करना पड़ रहा है। सफेद मक्खी नरमा कपास की फसल में पत्तों के नीचे बैठती है और पत्तों का पूरा रस चूसकर उसे काला कर देती है और धीरे धीरे पूरा पौधा इससे खराब होता चला जाता है। अन्नदाता निःशुल्क हेल्पलाइन संपर्क सेवा में बहुत से किसानों ने संपर्क करके इस समस्या के समाधान हेतु जानकारी चाहिए। तो आइए अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के एक कीट वैज्ञानिक डॉक्टर पालेराम से। देखिए, सफ़ेद मक्खी आमतौर पे पिछले 3-4 साल से काफ़ी समस्या पैदा कर रहा है। उससे पहले ये मानसून जब भी वापस आती थी उसके बाद ये इसकी समस्या होती थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से कुछ जो मौसम है इसके अनुकूल चल रहा है, बारिश कम हो रही है, जिसकी वजह से इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। इसका बहुत ही छोटा लाइफ साइकिल है, करीब 20-22 दिन में अपना ये लाइफ साइकिल पूरा कर लेती है। होस्ट की यहाँ जो प्लांट्स की कमी नहीं है, क्योंकि पूरा मोनोक्रॉपिंग सब जगह कपास है। तो ये एक रीज़न है कि इसकी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। लगभग 10-12 जनरेशन इसकी साल में हो जाती हैं। एग बनने के बाद करीब 4 दिन में उसमें से जो निम्फ है वो निकल जाता है और 11 दिन में निम्फ से प्यूपा बन जाता है और प्यूपा 5 दिन में प्यूपे में से उसका अडल्ट निकल आता है और लगभग 48 घंटे के अंदर ये जो फीमेल है वो अपने 70% जो अंडे है वो दे देती है और इसका 20-22 दिन का जीवन काल है। उसके जो निम्फ्स हैं वो पत्तों के नीचे से ज़्यादा रस चूसते हैं और कुछ एक चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं और उस चिपचिपे पदार्थ पे फंगस ग्रो कर जाती है, सूटी मोल्ड, और उससे जो है फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होती है, जिससे पौधा अपना भोजन प्रॉपर्ली नहीं बना सकता। उसके लिए हम सिफारिश करते हैं कि किसान भाई जब भी इसका जो थ्रेशोल्ड है, ये जिसका कागार है, आर्थिक कागार, वो 6 से 8 जो प्रोड प्रति पत्ता है। अगर 6 से 8 प्रोड प्रति पत्ते से ज़्यादा अगर इसकी प्रोड मिलते हैं तो किसान भाई से निम्बिसिडिन या नीम की कोई भी दवाई है वो प्रयोग करें और 5 दिन बाद फिर स्प्रे करें, क्योंकि अगले 5 दिन में इसके जो प्यूपे में से प्रोड फिर निकल आते हैं, वो तो दूसरा स्प्रे भी नीम का करना चाहिए। अगर उसकी संख्या बढ़ी रहती है तो फिर हम रोगोर का स्प्रे कर सकते हैं।
ऐसा अभी हमारे यहाँ पे कोई स्प्रेयर का भी चल रहा है कि शायद ऐसा स्प्रेयर है जो अच्छी तरह कवर कर लेगा, अभी उसके ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन अगर अच्छी तरह किसान भाई भी अगर पौधे को अच्छी पानी कम से कम 250 लीटर अगर पानी लगाएं और अच्छी तरह स्प्रे करें पौधों के नीचे से, कोशिश करें कि नीचे पत्तियों पर भी इंसेक्टिसाइड जाए, तो उससे वो कवर अच्छी तरह कर लें पौधों को 250 लीटर पानी में, तो वो पहुंच जाएगा इंसेक्टिसाइड वहाँ तक। जिसकी बुआई थोड़े लेट हुई थी या जिसमें कोई खाद प्रॉपर नहीं डाला या पानी ही नहीं लगा उसमें, ऐसे जो फील्ड थे उनमें ये ज़्यादा मिला। लेकिन जो जिस फार्मर ने अच्छी टाइम पे बिजाई कर रखी थी, अच्छी क्रॉप खड़ी है, वहाँ वाइट फ्लाई वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे नुकसान नहीं है। और ख़ासकर भिवानी एरिया में जहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन से उधर होते हैं उस साइड में वाइट फ्लाई की कोई नुकसान नहीं है। सफ़ेद मक्खी जो है वो जब भी पौधा बाहर निकलता है ज़मीन से, लगभग तभी उसकी शुरुआत हो जाती है सफ़ेद मक्खी की। और इसका परजीवी हमने 3 परजीवी की प्रजातियां रिकॉर्ड की हैं, एनकार्सिया सोफिया, एनकार्सिया लुटिया, एटमोसिरस स्पीसीज। लेकिन ये परजीवी एक्टिव होते हैं जाके अगस्त के शुरू में, तब खेत में नजर आने लग जाते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शुरू में आपके किसान भाई नीम के किसी जो सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड उनका स्प्रे करें ताकि उनकी परजीवी की पॉपुलेशन बढ़ सके। और इसका हमने अगर ऐसे खेतों में जहाँ पे कोई स्प्रे नहीं किया, हमने ऐसे ट्रायल किए, 70% तक 70% तक इसका परजीवीकरण हो जाता है सफ़ेद मक्खी का। अगर उसमें थोड़ा शुरू में नीम के 2 स्प्रे करें और फिर देखें अगर ईटी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, कार्तिक आगार से ज़्यादा, तभी स्प्रे करें तो शायद इससे निजात मिल सकती है। किसान भाई बहुत तरह की दवाइयाँ डाल रहे हैं, लेकिन इसका कोई नियंत्रण नहीं है कि भी ये हम यूँ कह दें कि ये दवाई इससे नियंत्रण है इसका। लेकिन अगर बारिश नहीं, मौसम ऐसे सूखा चला तो ये सफ़ेद मक्खी बढ़ेगी और इससे कालापन और बढ़ेगा। तो हम तो किसान भाई ये कहते हैं कि ज़्यादा महंगी दवाइयों पे पैसे ना खर्च करके नीम की जो दवाई है उसका स्प्रे करें, उससे कुछ पॉपुलेशन भी कम होगी और पैसे भी खर्चा भी कम होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अभी हमारे एक किसान भाई ने पशुओं में अफरा की समस्या क्या है, अफरा क्यों हो जाता है, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इनका उपचार किया जाए के बारे में जानकारी चाहिए। किसान भाइयों, अफरे में गैस पेट में भर जाती है, पेट फूल जाता है और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे पशु बार बार जीभ निकालता है और जीभ निकालने के बाद उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। अब आखिर अफरा क्यों होता है, खान पान में कहाँ हमने गलती की है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मौसम जब परिवर्तन होता है, अगर एकदम दूसरा जो चारा आप खिला रहे हो अचानक दूसरा चारा उसके स्थान पर खिलाना प्रारंभ कर दिया, वो भी एक अफरा का कारण हो सकता है। अगर वर्षा का भीगा हुआ चारा आपने खिला दिया तो भी अफरा का कारण बन सकता है। आहार नाल के अंदर अगर कोई आम की गुठली
या सेब या कोई ऐसा पदार्थ जो अटक गया, उसके कारण भी अफरा हो सकता है। दूसरा, जो प्रोटीन युक्त जो दलहनी वनस्पति हैं, गोभी वगैरह, उनको मटर वगैरह उनको खिलाने से भी अफरा हो जाता है। अब उसका निदान क्या हो, इसके लिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, अचानक उसके चारे में परिवर्तन ना करें। दूसरा, सड़ा गला चारा उसको नहीं खिलाएं, ओस युक्त चारा उसको आप नहीं खिलाएं। ऐसी चीज जो उसको गैस बना सकती है, उसके फेफड़ों पर असर कर सकती है, उससे आप उसको बचाएं। और साथ ही आप ये ध्यान रखें कि उसका जो खान पान है उसमें अचानक आप कभी परिवर्तन ना करें। अब जब अफरा हो गया, हो सकता है कि सब परिस्थितियां अपने अनुकूल होते हुए भी अफरा हो गया है, तो अब आप इसका उपचार कैसे करें, इसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं। अगर वो परेशानी में ज्यादा आ गया है तो आप देसी इलाज ये करें कि उसके मुंह को खोल के दोनों जबड़ों के बीच में लकड़ी लगा दें कुछ देर के लिए, तो उससे वो गैस पार हो जाएगी। दूसरा, पशु को इस तरह खड़ा करें कि उसके अगले पैर ऊंचाई पर हों ताकि फेफड़ों पर दबाव नहीं पड़ेगा। तीसरा, आप ये करें कि आप उसको विशेष परिस्थिति में जब वो ज्यादा परेशान हो रहा है तो उसको घुमाने का कार्य करें, उसको बैठना ना दें। उस समय खाना पीना आप उसको बंद कर दें, किसी तरह का खाना पीना उसको आप नहीं दें। इसके अलावा मैं आपको कुछ उपचार और बताना चाहता हूं जो आप कर सकते हो। जैसे 1 तोला हींग लो, 1 तोला हींग में 300 से 400 ग्राम खाने का तेल मिलाकर अगर आप पिलाएंगे तो अफरे की समस्या में फायदा मिलेगा। इसके अलावा 30 ग्राम, दूसरा जो उपचार है मेरा, 30 ग्राम अजवाइन, 15 ग्राम पिसी हुई सौंठ, नमक, और इसको मिला के आप गुड़ के साथ 2 बार खिला दो तो इसको आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप तीसरा जो इलाज है, तारपीन का तेल 15 से 20 मिलीलीटर लेके और अलसी का तेल आधा लीटर, दोनों को मिलाकर अगर आप इसको पिलाएंगे तो अफरे में बहुत महत्वपूर्ण फायदा होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ज्वार की फसल में इस समय किए जाने वाले मुख्य कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।